electric dipole. What is an electric dipole? Electric dipole is simply an assembly of equal and opposite charge. एक माइनस चार्ज Q और एक प्लस चार्ज Q, इनकी असेंबली को हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, इसको हम डायपोल बोलते हैं, राइट। इनके बीच का जो डिस्टेंस है हम उसको जनरली 2a लेते हैं, बाकी आप L भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये असेंबली एक डायपोल है। डायपोल मीन्स एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, उनको कंबाइन कर दिया, राइट, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। डायपोल मोमेंट मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल। इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। ये लाइन, ये पूरी लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम इंफिनिटी टू इंफिनिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सिस, दिस कॉल्ड एक्सिस। एक बाइसेक्ट करने वाली लाइन, इस डायपोल को जो बाइसेक्ट करती है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं। इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेन, राइट। तो ये हमारा डायपोल हुआ। नाउ डायपोल मोमेंट इज हाउ मच? डायपोल मोमेंट इज एनी वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, उनका प्रोडक्ट, दैट इज डायपोल मोमेंट, राइट। एंड इसमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। ओके, हो गया ये। मैं डायपोल के बारे में आपको थोड़ा सा और बताता हूं। देखो, जो डायपोल्स हैं उनको हम स्टडी क्यों करते हैं? बिकॉज ऑल द मॉलिक्यूल्स एक्ट एज ए डायपोल, इवन एन एटम ऑल्सो एक्ट एज ए डायपोल। कोई एटम भी है तो वो भी एक डायपोल की तरह काम करता है, करेक्ट। हर एक एटम में नेगेटिव चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है और नेगेटिव चार्ज एज ए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। और जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो डायपोल ही हुआ ना। डायपोल मीन्स व्हाट? जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज, और हर एक एटम में जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एवरी एटम मे एक्ट एज ए डायपोल और मे नॉट एक्ट एज ए डायपोल, क्योंकि डायपोल में दो कंडीशंस होती हैं, वन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम, और उनके बीच का डिस्टेंस। अगर हम नॉर्मल केस में देखें, नॉर्मल केस में किसी भी एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है। ये तो हम एटम की बात कर रहे हैं, एक आइसोलेटेड एटम, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है, तो ये डायपोल की तरह काम नहीं करता, बट कर सकता है, ठीक है। बट ये कर सकता है अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में गैप क्रिएट कर दे तो, राइट। लाइक अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ CO2, सो दैट इज C पॉजिटिव चार्ज, O नेगेटिव चार्ज, O नेगेटिव चार्ज। ये दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं C में, टोटल 4 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो 2 + 2+ मैं अलग कर देता हूँ, 2 - 2 - अलग कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस विल बी एक्टिंग लाइक 2 डायपोल्स। एक डायपोल ये हो गया, ये अगर एक्सिस है तो ये अगर एक्सिस है तो एक डायपोल ये हो गया और एक डायपोल ये हो गया। ये P1 ले लो, ये P2 ले लो। नाउ P1 और P2 का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो गई, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया? 0 हो गया।
So it is not acting like a dipole, but it may act as a dipole. So try to understand the difference between that. When it is a dipole and when it is not a dipole. कभी ये dipole है और कभी ये dipole नहीं है. अगर dipole moment 0 हो गया, then the system is not acting like a dipole, right? If I talk about a molecule H2O, अगर मैं H2O के बारे में बात करूं, H2O, so this is O, then H, and then H, right? Now H में एक पॉजिटिव, O में दो नेगेटिव, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलके एक डायपोल हुआ, ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मिलके एक और डायपोल हुआ, ठीक है? ये डायपोल किधर को हो गया? ऐसे P1, और ये डायपोल हो गया ऐसे P2. अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है. मैग्नीट्यूड इक्वल है बट दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है. सो देन व्हाट विल बी देयर? क्या होगा? इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे. सो नेट डायपोल मोमेंट हमारा कितना आएगा? अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा. एंड ये H2O केस में थीटा कितना होता है? 105 या 115 थीटा होता है, ठीक है, राइट? सो जो भी एंगल होगा वो दे के कैलकुलेट कर लोगे. सो दिस इज एक्टिंग लाइक ए डायपोल. सो हम डायपोल स्टडी करते क्यों हैं? बिकॉज ऑल अराउंड वी हैव द डायपोल्स. हर जगह हमारे पास डायपोल है. जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो समटाइम्स डायपोल की तरह बिहेव करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली जो भी इलेक्ट्रिकल फिनोमेनास है वो होते हैं. अब क्विकली मेरे को एक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर दो. ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड R, यहाँ पर 2 प्लस चार्ज है और यहाँ पे एक मिनट 2Q प्लस 2Q कर दो इसको. यहाँ पे प्लस 2Q चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज है. सो यू हैव टू फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम. इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है. हुआ? देखो, एक माइनस चार्ज मिलके एक डायपोल ये हो गया, राइट? एक माइनस मिलके एक डायपोल ये हो गया. तो ये एक डायपोल P2 और ये एक डायपोल P1, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो P1 और P2 किसके बराबर है? P1 इज इक्वल टू P2, कितना हुआ? Q इंटू R. P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू Q इंटू R, और नेट डायपोल मूवमेंट इज अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस 60. इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा QR रूट 3. दैट विल कम एज QR रूट 3. क्लियर? नहीं, राइट? एनी वन चार्ज, एक Q इसका एक Q इसके साथ एसोसिएटेड है तो एक ये डायपोल हुआ, एक Q इसके साथ एसोसिएटेड है तो एक ये डायपोल हुआ. तो किसी भी डायपोल के लिए डायपोल मोमेंट एनी वन चार्ज इनटू डिस्टेंस, राइट? इतना समझ में आ गया बच्चों? Okay. Now, R distance between the two charges. Charge. नहीं. Q एक चार्ज into distance. Total distance R था.
अगर 2a होता तो हम 2a लेते, हमने 2a की जगह क्या किया, r दे दिया, तो पूरा 2a रिप्लेस हो गया r से, तो q इंटू आर बचा। वैसे 2qa होता है तो 2a को रिप्लेस किया r से, ठीक है, राइट। नाउ ये हमारा डायपोल हो गया, ये डायपोल हो गया, ये हमारी एक्सियल लाइन हो गई। एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट है P विच इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, तो ये डिस्टेंस A और ये डिस्टेंस A और चार्ज Q। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, so the electric field at P will be because of the 2 point charges 1 and 2, right। 2 पॉइंट चार्ज हो गए, एक पॉइंट चार्ज ये हो गया और एक पॉइंट चार्ज ये हो गया, तो इसकी वजह से फील्ड हो जाएगी E1 और इसकी वजह से फील्ड हो जाएगी E2, तो नेट फील्ड आएगी E1 माइनस E2। और जब ये आप कैलकुलेट करोगे, ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2kp r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट इज एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस, एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस, राइट, क्योंकि डेरिवेशन अपने उसमें होने नहीं है तो दैट्स वाई मैं पूरा डिराइव कर नहीं रहा हूँ। नाउ इफ आई टेक ए पॉइंट ऑन इक्वेटर, अगर हम एक पॉइंट इक्वेटर पे लें, ये इक्वेटर हो गया, ये पॉइंट P हो गया, राइट। दूसरी फिगर बनाते हैं। इफ आई टेक अ पॉइंट ऑन इक्वेटर, ये माइनस ये प्लस, ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन है, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये डिस्टेंस R है सेंटर से, ठीक है। तो एक तो नेगेटिव चार्ज की वजह से होगी, एक तो नेगेटिव चार्ज की वजह से हो जाएगी ऐसे, और एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो जाएगी इस तरह से E2 E1। अगर मैं ये चार्ज 1 लूँ, ये चार्ज 2 लूँ, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटर E is equal to kp upon r square plus a square to the power 3/2, where P is dipole moment. So these are the two formulas, one on axis and one on equator. सीधे फॉर्मूला याद करना, राइट। Now if we take a short dipole, if we take a short dipole, for short dipole हम इसको किसको बोलते हैं, बेसिकली जब जिस डिस्टेंस पे हमको फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस डायपोल के साइड से ज़्यादा हो, जिस डिस्टेंस पे हमको फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस डायपोल के साइड से अगर बहुत ज़्यादा है, यानी जो R ये डिस्टेंस है ये A से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो R ग्रेटर देन A, तो हम A को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो दिस इज kp अपॉन r क्यूब, राइट। ये ध्यान रखना, दिस इज कंडीशनल एंड दिस इज यूनिवर्सल। एंड व्हाट विल बी इन दिस केस, in this case E is equal to 2kp upon r cube, राइट। यहां से हम एक इन्फेरेंस निकाल सकते हैं, क्या, ये इसका डबल है,
right? So electric field at a point on axis is double of point on equator for the same distance. ठीक है बच्चों? राइट, चलो अब आगे पढ़ते हैं. राइट, सो ये हो गया. देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डायपोल कितना कितना बोलो. At axis 2 kp r square minus a square, right? If r greater than a, तो E is equal to 2 kp upon r cube, right? ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ a, EA means at axis, right? और at equator, equatorial line या equatorial plane, E cube is equal to 2 kp upon r square plus a square to the power r square plus a square to the power 3 by 2, and if r greater than a, E cube is equal to 2 kp upon r cube, right? If r greater than a, then electric field at axis is equatorial divided twice the equatorial line for same distance. ठीक है, ए पी अपॉन आर क्यू, राइट? अब ठीक है. चलो नेक्स्ट, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एक डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया. ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E. You assume at everywhere this field is present. इसमें हमने एक डायपोल को रखा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, Q एंड Q, और इनके बीच का डिस्टेंस 2a. लेंथ ऑफ डायपोल वी हैव टेकन 2a. So then what will happen? Both the point charge will experience force. कितना? QE and QA. दोनों चार्ज पे एक फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, that is QE and QE. So what will be the net force on dipole? Net force on dipole, जीरो, बिकॉज दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगी है तो नेट फोर्स जीरो हो गई. ठीक है, बट ये क्या है, एक कपल फॉर्म करते हैं. ये दोनों फोर्स मिलके एक कपल बनाते हैं और ये कपल इस सिस्टम को ऐसे रोटेट करेगा. सो बेसिकली इन फोर्स का ट्रांसलेटरी इफेक्ट तो नहीं होगा बट रोटेशनल इफेक्ट होगा.
ये फोर्स ट्रांसलेटरी इफेक्ट नहीं करेंगी, यानी आगे पीछे नहीं ले जा सकती, बट ये इसको घुमा सकती हैं। तो अगर ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये हमारा डायपोल मोमेंट हो गया P, ये एंगल थीटा है, दैट इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा। अगर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा हो जाता है तो टॉर्क कितना होगा ऑन द डायपोल? टॉर्क ऑन डायपोल, टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इसको हम वेक्टर फॉर्म में टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी एंड ई, राइट। टॉर्क मैक्सिमम होगा when theta is equal to 90 degree and tau maximum होगा PE। टॉर्क मिनिमम होगा when theta is equal to 0 डिग्री या 180 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री एंड टॉ मिनिमम इज इक्वल टू 0 एंड मिनिमम टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। राइट नाउ, अब अगर हम, ये डायपोल है, घूम रहा है, तो कुछ वर्क भी होगा, राइट। सो वर्क इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम θ1 टू θ2, यानी कोई इनिशियल पोजीशन है θ1, वहां से हमने इसको घुमा के θ2 पोजीशन पे ले आए, देन हाउ मच विल बी द वर्क? तो टोटल वर्क कितना होगा, राइट। फॉर द वर्क विद टॉर्क, टॉर्क जो वर्क करता है दैट इज गिवन एज TW इज इक्वल टू टॉ डी थीटा। स्मॉल वर्क डन बाय टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो या इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क आएगा माइनस पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, दैट इज द टोटल वर्क इन रोटेटिंग डायपोल। ओके, now potential energy of dipole, पोटेंशियल वो इंटीग्रेट करेगा तो आ जाएगा, इंटीग्रेट करके देखना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, राइट। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज फ्रॉम ए रेफरेंस लेवल, हम एक रेफरेंस लेवल से मेजर करते हैं, और यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस लेवल है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी हम जब डायपोल परपेंडिकुलर है तो वहाँ से घुमा के लाने में, यानी वहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम करते हैं, राइट। रेफरेंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेते हैं हम? 0, राइट। तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी एक रेफरेंस से मेजर होती है। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल डिफाइन करूं तो दैट विल बी वर्क इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू डिजायर्ड पोजीशन। ये डिजायर्ड पोजीशन हम मान लेते हैं थीटा,
So potential energy at position theta is work done from 90 degree to theta. So that is how we can calculate the potential energy of dipole. Work done in rotating from 90 degree to theta. तो कहाँ पे potential energy आएगी? थीटा पोजीशन पे, राइट. नाउ वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. तो अगर मैं फाइनल एंगल कौन सा है? थीटा यू माइनस ये यू एट पोजिशन थीटा माइनस पी ए कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 90 तो जीरो हो गया. तो दिस इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी एट पोजिशन थीटा. इसको हम वेक्टर में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं माइनस पी डॉट ए. राइट. ना पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम है, कब मिनिमम है? U is maximum when theta is equal to 180 degree. पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब एंगल 180 डिग्री होगा. तो cos 180 इज -1, तो U मैक्सिमम कितना आ गया? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज P. पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी when theta is equal to 0 degree and U minimum is equal to minus PA. Minus PA. Right? This is what we did in uniform electric field. अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो क्या होगा? देयर मे बी ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो क्या होगा? अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो ये दोनों फोर्स बराबर नहीं होंगी. अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो क्या होगा? दोनों फोर्स बराबर नहीं होंगी, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगी. राइट. So if field is non-uniform, then net force on dipole is not zero. Correct? रोटेटरी भी होगा, आगे भी मूव करेगा. तो मोशन इसका एक कॉम्प्लेक्स मोशन होगा जिसमें वो रोटेशन भी होगी और आगे भी जाएगा. राइट. ठीक है, आप लोग नोट कर लो. इफ फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, then net force on dipole will not be equal to 0. If field is not uniform, then net force on dipole will not be equal to 0. ठीक है, ये डायपोल से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स है और पूरा एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से. हो गया बच्चों? Yes. नाउ एरिया वेक्टर. एरिया क्या है? प्रैक्टिकली एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. प्रैक्टिकली एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी. बट हम कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में कैलकुलेशन कन्वीनियंस के लिए एरिया को वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं. अगर हम एरिया को वेक्टर एज्यूम करते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया. जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर, यानी ये नॉर्मल डायरेक्शन है. ये नॉर्मल डायरेक्शन हुई. राइट. अगर मैं सपोज ये एक स्फीयर लेता हूँ और स्फीयर का एक छोटा सा पोर्शन लेता हूं ds, so normal to area that will be the direction of ds. राइट. इसको हम बोलेंगे ds वेक्टर.
ओके, तो कोई भी एरिया सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, राइट? If a square sheet of side 1 meter is placed in XY plane with center at origin, what is एरिया वेक्टर? तो एरिया वेक्टर क्या होगा? एक स्क्वायर साइड है, एक स्क्वायर शीट है, 1 मीटर साइड है उसकी, और वो एक्स वाई प्लेन में सेंटर ऑरिजिन पे है, तो उसका एरिया वेक्टर कितना होगा, राइट? तो एक्स वाई प्लेन में आ गया तो नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन इज व्हाट? जेड। नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन इज व्हाट? जेड। तो डायरेक्शन कौन सी हुई? डायरेक्शन जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को हम यूनिट वेक्टर में लिखते हैं के वेक्टर, आई जे के, आई फॉर एक्स एक्सिस, जे फॉर वाई एक्सिस, के फॉर जेड एक्सिस, ठीक है? एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होती है, तो डायरेक्शन तो आ गई जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को हम कैसे लिखते हैं? के यूनिट वेक्टर से। और एरिया कितना हो गया? स्क्वायर है तो 1 इंटू 1 दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, राइट? ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा 2 कर लेते हैं, तो दैट इज 2 इंटू 2, तो 4 मीटर स्क्वायर हो गया। सो हाउ आई विल राइट एरिया वेक्टर? आई विल राइट एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 4k मीटर स्क्वायर। दैट इज हाउ वी राइट एरिया वेक्टर, ठीक है? तो आपको एक तो वो फाइंड आउट करना होता है डायरेक्शन और एक एरिया। डायरेक्शन सेपरेटली फाइंड आउट करो, एरिया सेपरेटली फाइंड आउट करो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द एरिया, ठीक है? नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द एरिया, यानी टोटल नंबर ऑफ लाइंस अगर हम काउंट कर सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स, राइट? नॉर्मल क्रॉसिंग द एरिया, नॉर्मल टू एरिया, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द एरिया, नॉर्मल टू एरिया। सो मैथमेटिकली फ्लक्स को हम लिखते हैं E dot S, where S is area vector. S is area vector. So I'll take E S cos theta. Now theta is angle between electric field and area vector, right? If I draw a situation, ये हमारी फील्ड है और ये हमारा एरिया प्लेन है, ऐसे एरिया है, ठीक है? सो दिस विल बी कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एंड दिस इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम एरिया लेंगे वो किसका लेंगे? नॉर्मल का, नॉट द प्लेन एरिया, राइट? लाइक अगर मैं ये देखूं तो ये भी एक अलग एंगल होगा, बट दिस एंगल इज व्हाट? अल्फा इज एंगल बाय एंगल ऑफ प्लेन विद फील्ड, एंगल ऑफ प्लेन विद फील्ड। तो यू हैव टू सी विच एंगल? एंगल बाय नॉर्मल, एंगल ऑफ नॉर्मल विद फील्ड, करेक्ट? So that's why we have to take theta, not the alpha. So be careful while you are solving the problems. जब क्वेश्चन कर रहे हो एंगल हमेशा नॉर्मल और फील्ड के बीच का लेना, ठीक है?
जब हमने एक प्लेन को किसी फील्ड में प्लेस किया तो ये प्लेन फील्ड से अल्फा एंगल बना रहा है, राइट? लेकिन जो नॉर्मल टू प्लेन है वो फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है. सो व्हाट आई एम टेलिंग इज हमें कौन सा एंगल लेना है. हमें वो एंगल लेना है जो नॉर्मल फील्ड के साथ बना रहे हैं, दैट इज थीटा एंगल. सो इसलिए हम फॉर्मूले में लेते हैं ई एस कॉस थीटा. सो थीटा इज स्पेसिफिक द एंगल बाय नॉर्मल विद फील्ड, राइट? तो आपको अल्फा नहीं लेना है. अगर आपको अल्फा दे रखा है तो पहले थीटा निकाल के फिर कैलकुलेट करोगे, राइट? नाउ ये तो हो गया यूनिफॉर्म फील्ड है. अगर एक यूनिफॉर्म एक रेगुलर काइंड ऑफ सिस्टम है, और अगर यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है, थोड़ा इरेगुलर काइंड ऑफ सिस्टम है, तो हम इंटीग्रेशन से फ्लक्स निकालते हैं, दैट इज ई डॉट डी एस ओवर द कंप्लीट सरफेस. जो भी कंप्लीट सरफेस होगी उसके अराउंड इंटीग्रेट करके तो हमारा ये फ्लक्स आ जाएगा, राइट? So either you will find this way or you will find this way, correct? वो आपको देखना है सिचुएशन टू सिचुएशन. अगर यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है तो ये यूज करोगे, अगर सिस्टम यूनिफॉर्म है तो आप ये यूज कर लोगे. इज इट क्लियर? यस. Now Gaussian surface, एक क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस है किसी भी शेप और साइज में हो, उसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, राइट? द सिंपल डेफिनेशन, गॉसियन सरफेस इज व्हाट? एनी क्लोज सरफेस ऑक्यूपाइंग सम वॉल्यूम. ठीक है, यानी 3D सरफेस हो. कुछ वॉल्यूम किस में होता है? 3D सरफेस में, राइट? नॉट द 2D सरफेस. एनी क्लोज सरफेस दैट ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस. कैसी शेप हो? कैसी भी हो. साइज क्या हो? कुछ भी हो. इमेजिनरी हो, रियल हो, कैसे भी चलेगा. आप इमेजिन कर लो या वो रियल में हो, राइट? सो एनी रियल और इमेजिनरी सरफेस विच इज क्लोज्ड एंड ऑक्यूपाइंग सम वॉल्यूम इन वॉल्यूम इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस, राइट? And it should be closed means closed. For the Gaussian surface, the Gauss law or Gauss theorem is defined. What the Gauss theorem says, the flux through the closed surface. Flux को हम लिख सकते हैं E dot ds through the closed surface. So we draw this circle for the closed surface. Flux through the closed surface in free space. 1 upon epsilon naught times the charge enclosed. 1 upon epsilon naught times the charge enclosed. This is enclosed charge. कहाँ enclosed? Gaussian surface के अंदर जो enclosed हुआ, right? So that is simple. You can write phi is equal to q by epsilon naught, or you can write E dot ds. इसको हम फर्दर बोलते हैं क्या? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो गॉस थ्योरम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस इंटीग्रल, एंड देन गॉस लॉ विल से व्हाट? सरफेस इंटीग्रल ऑफ surface integral of electric field around any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed, right? So you can say it flux, you can say it surface integral of electric field, both are the same thing. ठीक है बच्चों? यहां पे हमने एक चीज स्पेसिफाई की, व्हाट इज दैट? वैक्यूम. वैक्यूम हम इसको फ्री स्पेस बोल देते हैं, एयर में भी लगा लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है. बट इफ देयर इज एनी अदर मीडियम, सो वी हैड ऑलरेडी स्टडीड, कोई भी मीडियम होता है तो हम इस एप्साइलन नॉट को किससे रिप्लेस करते हैं? एप्साइलन. सो यू विल टेक नॉट एप्साइलन नॉट बट द एप्साइलन, यानी परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम. अगर किसी मीडियम में हम
ये सब कुछ कर रहे हैं तो राइट. एप्सिलॉन नॉट इज एक्सक्लूसिवली फॉर फ्री स्पेस. करेक्ट. ठीक है बच्चों. यस सर. राइट. कैसा चार्ज होना चाहिए? पहली चीज हमको जो कंसीडर करना है वो करना है चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस. ठीक है. उसकी लोकेशन क्या है, वो कितना है, वो मैटर नहीं करता. द ओनली थिंग वी हैव टू सी द चार्ज शुड बी इनसाइड क्लोज सरफेस. हमको सीधे सीधे उसका एल्जेब्रिक एडिशन करना है. मान लो मैं एक क्लोज सरफेस लेता हूं. ये क्लोज सरफेस है. इसमें एक चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है Q1. एक कुछ वैल्यूज ले लेते हैं से 3 माइक्रोकूलम. एक चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है 7 माइक्रोकूलम. राइट. एक लाइन चार्ज है दैट इज 5 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर. ये लाइन चार्ज है दैट इज 5 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर. और इसकी ये सपोज 2 सेंटीमीटर लेंथ अंदर है और बाकी बाहर है. तो हमको कौन कौन से चार्ज लेना है? ये लेना है, ये लेना है, और ये जो 2 सेंटीमीटर अंदर है सिर्फ इतना लेना है. तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो +3 -7 और ये भी प्लस है तो +7 + 5 × 2 है ना, +5 × 2. तो ये टोटल कितना हो गया? दैट इज +6 माइक्रोकूलम. राइट. 2 सेंटीमीटर अंदर है ना. आई टुक 5 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर और रॉड का कितना पोर्शन अंदर है? सिर्फ 2 सेंटीमीटर. राइट. सो आई टुक इट. लाइक क्या नहीं करना है कभी भी, आप कभी भी सरफेस ऐसी एज्यूम नहीं करोगे जो एक चार्ज से पास हो. ठीक है. या तो चार्ज अंदर होना चाहिए या बाहर होना चाहिए. अगर एक पॉइंट चार्ज है तो वो कभी भी सरफेस पे नहीं होना चाहिए. इधर इट शुड बी आउट ऑफ द सरफेस और इट शुड बी इनसाइड द सरफेस. सो जब भी हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे इट मस्ट नॉट पास थ्रू ए पॉइंट चार्ज. एक पॉइंट चार्ज से पास नहीं होनी चाहिए. आप उससे ऊपर ले लो या उससे नीचे ले लो. राइट. एंड गॉसियन सरफेस क्या है? गॉसियन सरफेस या गॉस लॉ. गॉस लॉ इज फॉर फ्लक्स ओनली. ठीक है. फ्लक्स के लिए होता है. हाँ, कुछ पर्टिकुलर केसेस में हम उससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर केसेस में. बट गॉस लॉ इज एक्चुअली डिफाइंड ओनली टू कैलकुलेट द फ्लक्स. हाँ, फ्लक्स, यस श्योर. फ्लक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये किस पोजीशन पे ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि व्हाट द गॉस लॉ सेज, द गॉस लॉ सेज phi is equal to Q by epsilon naught. इसमें कहीं भी पोजीशन फैक्टर ही नहीं है. इसमें कहीं पे भी पोजीशन का कोई फैक्टर नहीं है. और क्योंकि पोजीशन का कोई फैक्टर नहीं है तो इट इज इररेस्पेक्टिव, इट इज इररिलेवेंट विच पोजीशन द चार्ज इज प्लेस्ड. किस पोजीशन पे चार्ज प्लेस्ड है. तो जब भी हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम पोजीशंस को नहीं देखेंगे. राइट. ठीक है. यस. गॉसियन शेप क्या हो, कैसे हो, कुछ नहीं पता, कुछ वो फर्क नहीं पड़ता. बट हम जनरली क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन ऐसी शेप चूज करते हैं जिसमें हमारे लिए काम करना रेलेवेंट हो जाए. क्यों? देखो, जब हम एक सरफेस इंटीग्रल का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें 3 वेरिएबल होते हैं, E, ds, cos थीटा. 3 कंपोनेंट है अगर मुझे ओवरऑल फ्लक्स कैलकुलेट करना है. सो व्हाट शुड बी देयर, हमें ये ऐसी सरफेस चूज करनी चाहिए कि हमारे लिए इंटीग्रेशन करना कन्वीनियंट हो जाए. ऐसी कुछ सरफेस चूज करेंगे जहाँ पे इंटीग्रेशन कन्वीनियंट हो जाए. जैसे मान लो मेरे पास लाइन चार्ज है तो मोस्ट कन्वीनियंट सरफेस इज सिलेंड्रिकल सरफेस. नहीं,
मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, देन मोस्ट कन्वीनियंट सरफेस इज स्फेरिकल सरफेस, राइट. सो विच टाइप ऑफ सरफेस वी नीड टू चूज, वो हमें सिचुएशन टू सिचुएशन डिफाइन खुद ही करना पड़ेगा या हमें खुद ही सोचना पड़ेगा. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उससे यू विल हैव एन आइडिया कब हम कैसी सरफेस एज्यूम करते हैं. करेक्ट. Then Gauss law is true only when inverse square law is true. Actually, the Gauss law is derived from the Coulomb's law. Gauss law is derived from Coulomb's law. तो अगर किसी वजह से Coulomb's law फेल होता है, Coulomb's law को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोल देते हैं. सो गॉस लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम Coulomb's लॉ. अगर किसी भी वजह से Coulomb's लॉ फेल हो जाता है तो गॉस लॉ भी फेल हो जाएगा, राइट. सो गॉस लॉ की वैलिडिटी तब तक है जब तक Coulomb's लॉ की वैलिडिटी है. फिजिक्स में ये चेंजेस चलते रहते हैं. फिजिक्स में जितने भी लॉज हैं, जो कुछ भी हैं, वो दोज आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस. इफ टुमारो एनी ऑब्जर्वेशन कम जिसको ये लॉ सेटिस्फाई नहीं करता हो, देन वी नीड टू क्रिएट ए न्यू लॉ. सो दैट टाइम मे बी गॉस थ्योरम रिमेन वैलिड और मे नॉट बी वैलिड, राइट. सो electric field intensity due to infinitely charged straight wire. This is a straight wire. ये infinite है. इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज़ करते हैं, और गॉस थ्योरम का यूज़ करने के लिए हम ऐसे एक सिलेंड्रिकल सरफेस एज्यूम करते हैं. एक ऐसे सिलेंड्रिकल सरफेस एज्यूम करते हैं, उससे फिर कैलकुलेट करते हैं. इफ द चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है 2k लैम्डा बाई r, वेयर लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं. लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट. किसी भी उसके लिए, ठीक है. नाउ ये हमने लाइन चार्ज के लिए डिराइव किया गॉस थ्योरम लगा के, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइन चार्ज के लिए हमने डिराइव किया. बट मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है, आर रेडियस का, ठीक है, कैपिटल आर रेडियस ले लो, कैपिटल आर रेडियस का, और ये इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है. मुझे इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पे फील्ड निकालनी है. सो इट विल बी द सेम थिंग लाइक दिस. इसके लिए भी आंसर वही रहेगा, क्या? 2k लैम्डा बाई r. बट डिस्टेंस आपको कहाँ से लेना है? सेंटर से. डिस्टेंस आपको सेंटर से लेना है. सो दिस इज ट्रू फॉर एनी इनफाइनाइट लाइन चार्ज और एनी इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल चार्ज एट ए पॉइंट आउटसाइड सिलेंडर. फॉर ए पॉइंट आउटसाइड सिलेंडर, राइट. नेक्स्ट क्लास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के 2-4 फार्मूले हैं, वो नोट करके एंड देन वी विल डू द क्वेश्चंस.
ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग प्रॉपरली एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है? ओके सर। राइट, एक बार पूरा रिवाइज कर लेना। दिस इज पार्ट 2 ऑफ अवर नोट्स, हमारे नोट्स का पार्ट 2 है, तो वो पार्ट 2 एक बार पूरा रिवाइज कर लेना। डेरिवेशन योर चॉइस, वैसे रिवाइज कर लोगे तो अच्छा है, क्योंकि हम डेरिवेशन सिर्फ इसीलिए नहीं करते कि एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए भी करते हैं कि वी कम टू नो हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। राइट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और ये नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। चार्ज में और कुछ होता ही नहीं है तो इजी लगेंगे ना। अच्छा, चार्ज में होगा क्या? डिफरेंट पोजीशन पे चार्ज रख के फोर्स पूछ लेंगे, और क्या पूछेंगे? सबसे दिक्कत होती है उसमें ऑल्टरनेटिव वाले में। बाकी ठीक है, प्रॉब्लम मतलब जिस लेवल के आते हैं ना, आएंगे ना, वो तो मैं करा चुका हूँ। हाँ, चलो।